Hello everyone, welcome to my channel MKS Biology. Today we are discussing a very important topic, that is lack of operon mutations. इस पर अक्सर प्रश्न गेट, IIT जैम और CSIR नेट में भी पूछे जाते हैं। म्यूटेशन से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो लैक ऑफ ओपेरॉन के म्यूटेशन पर हम लोग बात करेंगे। और लैक ऑफ ओपेरॉन का जो म्यूटेशन होता है उसको दो कैटेगरी में हम लोग मोटा मोटी डिवाइड करते हैं, कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन एंड अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन। कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन एंड अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन। थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। लैक ऑफ ओपेरॉन जो है एक इंड्यूसिबल सिस्टम है। लैक ऑफ ओपेरॉन क्या है? एक इंड्यूसिबल सिस्टम है। इंड्यूसिबल सिस्टम यानी कि इंड्यूसर के प्रेजेंस में ये ऑन होता है। इंड्यूसर यदि रहता है, इंड्यूसर यदि है तो ये ऑन रहेगा, ऑन है। इंड्यूसर यदि है तो ये ऑन है, और इंड्यूसर नहीं है तो ये ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है। ये ऑन और ऑफ कराने के लिए उसमें एक रिप्रेशर प्रोटीन होता है जो इसके ऑपरेटर साइड से बनता है, और ये निगेटिव रेगुलेशन के थ्रू ये सारा चीज होता है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। और उसमें आप लोग देखिएगा कि निगेटिव रेगुलेशन में रिप्रेशर प्रोटीन का क्या रोल है। रिप्रेशर प्रोटीन एक टेट्रामर प्रोटीन है जो ऑपरेटर साइट पर बाइंड करता है, उसके ऑपरेटर के डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करता है। लेकिन जब इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज जो बाद में कन्वर्ट होकर एलोलैक्टोज बनता है, एक्चुअल इंड्यूसर इज एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज हो या आइसोप्रोपाइल थायोलैक्टोसाइडेज है, ये भी है एलोलैक्टोज। इंड्यूसर क्या है? एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज या फिर आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइडेज। ये क्या करता है कि रिप्रेशर से बाइंड करके रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देता है और लैक ऑफ ओपेरॉन ऑफ हो जाता है। तो ये ऑन और ऑफ जो होने का मैकेनिज्म है, ये एक स्विच की तरह काम करता है। स्विच ऑन किए तो लाइट ऑन हो गया, स्विच ऑफ कर दिए तो लाइट ऑफ हो गई। ये नॉर्मल फंक्शनिंग है स्विच का। लेकिन स्विच यदि परमानेंटली स्विच ऑन ऑफ नहीं करता हो, स्विच के ऑन ऑफ करने के बावजूद या लाइट या तो जलता रहे या फिर लाइट बिल्कुल ऑफ रहे, तो दोनों ही परिस्थिति में ये एक दोनों ही परिस्थिति में क्या है? ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। म्यूटेशन क्या करता है? इसी को म्यूटेशन यही करता है। म्यूटेशन क्या करता है कि ये जो इंड्यूसिबल सिस्टम है, जो कि इंड्यूसर की उपस्थिति में ऑन ऑफ रहता है, इसको या तो ऑलवेज ऑन रखेगा, ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन। जब ऑलवेज ऑन होगा तो लैक जो तीन एंजाइम्स हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटाइलेज और परमेज, ये तीनों हमेशा एमआरएनए के थ्रू बनते रहेंगे। ये देखते हैं लैक ऑफ ओपेरॉन का एक जो रेगुलेटरी जीन है और ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये देखते हैं यदि रिप्रेशर यहां नहीं लगा है तो ये एमआरएनए का सिंथेसिस होता रहता है। एमआरएनए का सिंथेसिस यहां हो रहा है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आती है जिसमें लैक ऑफ ओपेरॉन ऑलवेज ऑफ रहता है, ऑलवेज ऑफ रहता है, ऑलवेज ऑफ। ऑलवेज ऑफ का मतलब है इंड्यूसर लैक्टोज रहे या ना रहे, मीडियम में, कल्चर मीडियम में हम लैक्टोज दें या ना दें, ये हमेशा ऑफ रहेगा। ये लैक्टोज दें या ना दें, ये हमेशा ऑन रहेगा। लैक्टोज दें या ना दें, ये हमेशा ऑफ रहेगा। यानी कि लैक्टोज इज नॉट वर्किंग एज इंड्यूसर राइट नाउ इन दिस कंडीशन। और यहां क्या है कि यहां भी लैक्टोज जो है ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा इसको ऑन रख रहा है। अब ये जो समूचा इसमें कई जीन है, देख रहे हैं हम, ये कई जीन है।
लैक आई जीन है, यहाँ प्रमोटर है, यहाँ प्रमोटर ऑपरेटर, लैक ZYA, ये सभी जीन में म्यूटेशन होता है। सभी म्यूटेशन में म्यूटेशन यदि हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, इसी को हम लोग आज विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि ईच एंड एवरी वन म्यूटेशन व्हाट काइंड ऑफ फिनोटाइप इट जनरेट्स और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ म्यूटेशन इन ईच ऑफ द एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस लैक ऑपेरॉन। इसके लिए हम लोग ये सभी जानते हैं कि ये तो मैंने दो ग्रुप बना दिया है मोटा मोटी, एक कंस्टिट्यूटिव है तो इसमें इस तरह के म्यूटेशन आते हैं जैसे लैक आई माइनस है, लैक वो कंस्टिट्यूटिव है, या लैक आई नेगेटिव डोमिनेंट है, यहाँ फिर लैक आई एस है और लैक आई एस फॉर सबस्ट्रेट एंड लैक आई पी यानी कि प्रमोटर नेगेटिव। तो ये इसमें है तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि एक कंडीशन में कंस्टिट्यूटिव करता है, दूसरे में अनइंड्यूसिबल होता है। इसको समझने के लिए हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है यहाँ आप तो देख रहे हैं मोटा मोटी कि ये लैक ऑपेरॉन है और एक ये इंड्यूसर बना रहा है और ये इंड्यूसर है। इंड्यूसर इससे बाइंड किया तो ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया और जैसे ही रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया ये यहाँ से लौट गया और इसे mRNA का सिंथेसिस करने लगा। तो इसको समझने के लिए हम इसका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन दोनों देखते हैं। एक्चुअली जीन के हाउ द पर्टिकुलर जीन इज एक्टिंग, हाउ दैट पर्टिकुलर म्यूटेशन इज बिहेविंग, फॉर दैट we need to study the myozygote of that myozygote for that particular gene। अब लैक ऑपेरॉन का जैसे मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है, इकोलाई का सेल है, इसमें हम देख रहे हैं कि लैक ऑपेरॉन का एक जीन इसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर है ये, लेकिन इसमें कोई एफ फैक्टर नहीं है। एफ फैक्टर क्या होता है, कंजुगेटिव प्लाज्मिड के थ्रू यदि कंजुगेटिव प्लाज्मिड से यदि कोई जीन जुड़ा हुआ है तो वैसा उसको हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं। एफ प्लाज्मिड यहाँ देखते हैं एफ डैश के साथ एक जीन जुड़ा हुआ है लैक ऑपेरॉन। यहाँ भी दो सेल है, दोनों सेल के बीच में कंजुगेशन हो रहा है। इसके मेन जीनोम पर लैक ऑपेरॉन है और इसके प्लाज्मिड पर लैक ऑपेरॉन है, ठीक है। दिस स्ट्रैंड इज डोनर स्ट्रैंड एंड दिस इज द रेसिपिएंट स्ट्रैंड, ये माइनस स्ट्रैंड है। अब ये जब कंजुगेशन करेगा दिस एफ फैक्टर हैज टेंडेंसी टू मूव इट्स जीन टू द रेसिपिएंट स्ट्रैंड। नाउ द जीन इज मूविंग थ्रू द conjugation tube and after that these two cells will separate and the result will be the formation of exogenome यानी कि X conjugate। सेपरेशन के बाद, कंजुगेशन ट्यूब के खत्म होने के बाद जो सेल बचते हैं, जो बनते हैं नए सेल्स, जो ट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं, उसको हम कंजुगेंट सेल कहते हैं। उसको हम एक्स कंजुगेंट करते हैं। तो एक्स कंजुगेंट या एक्स जीनोट एक ही चीज है। यहाँ एक्स कंजुगेंट में एक्स जीनोट में हम देख रहे हैं कि एक तो इसका अपना लैक ऑपेरॉन है, दूसरा इसका वाला लैक ऑपेरॉन चला आया है। तो यहाँ देयर इज 2 copies of lac operon, one on the bacterial chromosome and another on the plasmid, and after that you will find that how these 2 copies, the particular cell has now become a partial zygote for a particular gene। एक ही जीन लैक समूचा इसका क्रोमोसोम उठ के इसमें नहीं आया, केवल खास जीन ट्रांसफर हुआ है एफ प्लाज्मिड के थ्रू, वो है लैक ऑपेरॉन वाला जीन। तो एक लैक ऑपेरॉन वाला जीन इसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर है, दूसरा लैक ऑपेरॉन वाला जीन इसके प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफर हुआ है। अब यहाँ ये जो सेल है इस लैक ऑपेरॉन जीन के लिए डिप्लॉयड हो चुका है।
तो डिप्लॉयड हुआ है, चूंकि एक जीन के लिए डिप्लॉयड हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिप्लॉयड। और पार्शियल डिप्लॉयड को हम न्यूरोजाइगोट भी कहते हैं, न्यूरो डिप्लॉयड भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अब इसका क्या है कि ये व्हाई डू वी क्रिएट ए न्यूरोजाइगोट, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? वी क्रिएट दिस टू नो whether the product of a particular gene is activating or inactivating another gene। मतलब ये दो लैक ऑपेरॉन आ गए, क्या एक जीन का प्रोडक्ट दूसरे जीन को ऑन ऑफ करने में मदद करता है या नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग टेस्ट करते हैं और इसी चीज को हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करते हैं यानी कि यदि दो जीन है, पेयर वाइज दो जीन है और एक दूसरे का मदद कर रहा है, एक दूसरे का मदद कर रहा है, तो वैसे जीन को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं और इसके लिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है। तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किस लिए करते हैं? एक तो सिस ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट के लिए करते हैं। क्या ये जीन सिस या ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है? सिस मतलब क्या दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं या फिर दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, तो वो कंडीशन ट्रांस होगा। डोमिनेंट रिसेसिव हम तभी देखते हैं जब एक पेयर ऑफ जीन होता है। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, डिप्लॉयड है, बट वी हैव क्रिएटेड ए पार्शियल डिप्लॉयड हियर। यहाँ हम देखेंगे कि जब दो जीन आ गए, तो ये दोनों आपस में क्या डोमिनेंट और रिसेसिव वाला रिलेशनशिप रखते हैं। तो ये चीज भी टेस्ट करने के लिए हम एक न्यूरोजाइगोट क्रिएट करते हैं और उसका हम रिजल्ट देखते हैं। तो इसको हम समचे म्यूटेशन को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक तो देखेंगे हैप्लॉइड सेल में इसका क्या फिनोटाइप है, ये क्या काम कर रहा है। एक म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं हैप्लॉइड सेल में, इस सेल में हमने लैक ऑपेरॉन में म्यूटेशन किया है तो क्या इफेक्ट पड़ा, और उसके बाद न्यूरोजाइगोट में इसमें इंड्यूस किया है तो क्या इफेक्ट पड़ा है। यहाँ एक ही डोज है, यहाँ डबल डोज है सेम जीन का, तो एक डोज वाले में यदि म्यूटेशन किए हैं तो क्या है, और दूसरा वाला में म्यूटेशन वाला भी है, एक नॉर्मल कॉपी भी आ गया है, एक नॉर्मल कॉपी भी आ गया है। पार्शियल डिप्लॉयड में एक मैंने म्यूटेशन कर रखा है, दूसरा एक नॉर्मल कॉपी आ रहा है, तो दोनों के बीच में किस तरह का, इसके फिनोटाइप पर क्या ये इफेक्ट डालता है, इसी को हम लोग स्टडी करते हैं। तो लेट अस स्टडी वन बाय वन। हम लोग ये देखते हैं इतने तरह के म्यूटेशन होते हैं, कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन, इतने तरह के म्यूटेशन होते हैं, अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन, वैसे म्यूटेशन जिसमें इंड्यूसर का कोई रोल नहीं रहता है। अब ये देखते हैं एक एक करके हम लोग देखें। एक जो पहला एग्जांपल है वो है, पहला एग्जांपल है लैक आई म्यूटेशन। लैक आई म्यूटेशन नॉर्मल जो होता है उसको हम आई केवल लिखते हैं और म्यूटेशन को हम आई माइनस लिखते हैं, यानी कि नाउ दिस इज प्रोड्यूसिंग ए डिफेक्टिव रिप्रेसर। आई प्रोटीन क्या बनाता है, लैक आई रिप्रेसर बनाता है, तो ये क्या अब बना रहा है, डिफेक्टिव रिप्रेसर बना रहा है। डिफेक्टिव रिप्रेसर, डिफेक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा, डिफेक्टिव रिप्रेसर यहां है, डिफेक्टिव रिप्रेसर इसके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। किससे बाइंड नहीं कर पाएगा, लैक ऑपेरॉन के ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। नॉर्मल रिप्रेसर क्या होता है कि नॉर्मल रिप्रेसर हमेशा एक्टिव रहता है इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। नॉर्मल रिप्रेसर हमेशा इसको बाइंड किए हुए रहता है और क्या करता है कि एमआरएनए का सिंथेसिस को रोक के रखता है, एमआरएनए के सिंथेसिस को नहीं होने देता है रिप्रेसर। लेकिन यहाँ डिफेक्टिव रिप्रेसर है तो डिफेक्टिव रिप्रेसर इस पर बाइंड नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा इस पर, तो ये सिंथेसिस होता रहेगा, और जब सिंथेसिस लगातार होता है, ऑलवेज ऑन है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन करते हैं। कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन,
कंस्टिट्यूटिव, एक टर्म है कंस्टिट्यूटिव। दूसरा जो टर्म है, ये तो समझ गए कंस्टिट्यूटिव है। दूसरा टर्म है जिसमें हम इसको देखते हैं कि ये मीरोजाइगोट में कैसे बिहेव करता है, पार्शियल जाइगोट में कैसे बिहेव करता है। यानी कि ये जो पार्शियल जाइगोट है, मीरोजाइगोट है, उसमें ये कैसे बिहेव करता है। तो पार्शियल जाइगोट में हम देखते हैं कि यहाँ लैक आई जीन है, ये लैक आई जीन है, और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम वाला जीन है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम वाला जीन है, और ये प्लाज्मिड वाला है, एफ फैक्टर वाला है। ये किस वाला है? ये एफ फैक्टर वाला है, एफ फैक्टर वाला जीन है। अब इसमें लैक आई जीन से क्या आ रहा है? डिफेक्टिव रिप्रेसर, जिसको हम माइनस से शो करते हैं। चूंकि ये म्यूटेशन है इसीलिए डिफेक्टिव रिप्रेसर है। लेकिन जो नॉर्मल कॉपी है ये क्या करता है? ये तो ला रहा है, ये एक सही रिप्रेसर ला रहा है, परफेक्ट रिप्रेसर ला रहा है, दैट इज नॉट डिफेक्टिव। और इसी से अब आगे क्या है कि आगे इसका स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन का अपना प्रमोटर है, यहाँ इसका अपना ऑपरेटर है, और उसके बाद यहाँ लैक जेड जीन है, ZYA जीन है, यहाँ भी इसका प्रमोटर है और अपना ऑपरेटर है, और फिर Z और Y, ये तीनों जीन्स है स्ट्रक्चरल जीन। तो इस स्थिति में हम ये क्या देखते हैं कि लैक आई that have come through the F factor is it can now bind with the operator। यहां से भी बाइंड करेगा और यहां से भी बाइंड करेगा, ये अपने स्ट्रैंड के ऑपरेटर से भी बाइंड करेगा और बैक्टीरियल क्रोमोसोम वाले जीन के भी ऑपरेटर से बाइंड करेगा। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ये गलत बना रहा है, डिफेक्टिव बना रहा है, लेकिन ये सही प्रोटीन बना रहा है। तो ये दोनों को क्या करेगा? दोनों स्ट्रैंड पर जाके बाइंड करेगा, और जब रिप्रेसर बाइंड कर गया है इसका मतलब है कि सिंथेसिस नहीं होगा, नो सिंथेसिस, नो ट्रांसक्रिप्शन। फिर हम लैक्टोज देंगे तो ये इसको इंड्यूस कर देगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा। तो ये जो चेंज है, एक का रिप्रेसर दूसरे स्ट्रैंड के दूसरे जीन पर काम आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांस एक्टिंग। दूसरा टर्म है ट्रांस एक्टिव। तीसरा चीज जो है, ये चूंकि रिप्रेसर ये नॉर्मल बना रहा है, तो रिप्रेसर नॉर्मल बना रहा है तो ये इंड्यूसर के प्रति रिस्पॉन्सिव होगा, यानी कि लैक्टोज के रहने पर ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो इट इज नाउ कॉल्ड इंड्यूसिबल। ये इंड्यूसिबल भी है, इंड्यूसिबल। एक चीज और इसमें जो हम देखते हैं कि यदि लैक आई जी है, एक कॉपी नॉर्मल है, यानी कि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हो, तो बताते हैं अभी इस तरह का, जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन है यहां ये मीरोजाइगोट के लिए हमने बनाया है I-OZ। जेड है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का जीन है, और दूसरा है I जो नॉर्मल कॉपी है, और O और Z। ठीक है, I, O और Z, ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन है। ये प्लाज्मिड वाला है और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम का है। यहाँ ये डिप्लॉयड है। What will be the phenotype of that diploid? phenotype इसका कैसा वाला होगा? नॉर्मल वाला हो जाएगा, IOZ वाला हो जाएगा, IOZ वाला होगा। इसके कहने का मतलब है कि इट इज रिसेसिव इन नेचर, इसने इसके प्रभाव को ढक लिया है, ये रिसेसिव इन नेचर है। तो एक टर्म और है, यदि डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशन देखा जाए, बिकॉज दिस जीन इज इन डबल डोज,
तो इसमें हम देखते हैं कि उस स्थिति में ये जो म्यूटेशन है, लैक आई का म्यूटेशन है, ये रिसेसिव म्यूटेशन है, रिसेसिव म्यूटेशन, रिसेसिव म्यूटेशन, ठीक है। तो हमने इसके बारे में देख लिया। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट इज इन द ऑपरेटर रीजन ऑफ दिस, दैट इज इन द ऑपरेटर रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपेरॉन। अब इस ऑपेरॉन में हम देखते हैं कि यहां ऑपरेटर रीजन पर यदि ऑपरेटर रीजन में कोई म्यूटेशन हो जाए, ये क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है, यदि मान लो इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। दूसरा केस जो है, दूसरा केस हम लोग लैक ओसी वाला देखते हैं। ओसी, लैक ओ फॉर लैक ओ इज फॉर ऑपरेटर रीजन और ओसी क्या है, कंस्टिट्यूटिव के लिए है, ऑपरेटर कंस्टिट्यूटिव है। क्या है, ऑपरेटर कंस्टिट्यूटिव, ऑपरेटर कंस्टिट्यूटिव। यह इज नॉर्मल, लैक आई नॉर्मल है, लेकिन ऑपरेटर म्यूटेटेड है, ऑपरेटर जो है ओसी है, ऑपरेटर कंस्टिट्यूटिव हो गया है। अब ये ओसी इसके फिनोटाइप से के कारण इसको ऐसा कहते हैं। अब ये ओसी है, तब ये क्या कर रहा है, अब ये नॉर्मल, लैक आई नॉर्मल है तो ये नॉर्मल रिप्रेसर बना रहा है, नॉर्मल रिप्रेसर बना रहा है, दैट नाउ कैन बाइंड विद दिस ऑपरेटर, बट ऑपरेटर इज म्यूटेटेड। यदि हैप्लॉइड कंडीशन को देखेंगे तो हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा कि रिप्रेसर इससे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ म्यूटेशन है, यहाँ म्यूटेशन है, यहाँ म्यूटेशन है, और म्यूटेशन के कारण यहाँ से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो ये एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो जब ये एमआरएनए बनता रहेगा तो उसको हम कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन कहेंगे। पहले भी मैंने कहा है कि जिसमें लगातार ट्रांसक्रिप्शन जिसका हो रहा है उसको कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन कहते हैं। तो ये कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब इसके डिप्लॉयड कंडीशन को हम लोग देखते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन ये तो एक हो गया। अब मान लो कि एक दूसरा हम स्ट्रैंड ले लें, मीरोजाइगोट में ले लें, तो वहां भी लैक आई है, लैक आई है, यहाँ प्रमोटर है, और फिर यहाँ ऑपरेटर है, और फिर यहाँ स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये रिप्रेसर जो नॉर्मल रिप्रेसर है इस पर तो बाइंड नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ आपने इस पर बाइंड करेगा क्योंकि इसका ऑपरेटर नॉर्मल है, इसका ऑपरेटर नॉर्मल है। So far as phenotype is concerned, we see the phenotype of the bacterial chromosome that is located on the bacterial chromosome, यानी क्रोमोसोम पर जो है। तो पहले के फिनोटाइप से हम कंपेयर करें तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कंस्टिट्यूटिव पहले था कंस्टिट्यूटिव। मीरोजाइगोट बनने के बाद भी ये कंस्टिट्यूटिव ही है, मीरोजाइगोट बनने के बाद भी कंस्टिट्यूटिव है, यानी कि इसके द्वारा बनाया गया नॉर्मल प्रोटीन भी इसके काम नहीं आया। तो इस तरह का म्यूटेशन जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट संभव नहीं, यानी कि ये एक जीन का प्रोडक्ट दूसरे जीन के प्रोडक्ट का दूसरे जीन के काम नहीं आ रहा है, तो वैसे म्यूटेशन को हम लोग सिस म्यूटेशन कहते हैं। तो ये तो कंस्टिट्यूटिव तो है ही, पहला पॉइंट ये है कि कंस्टिट्यूटिव है, कंस्टिट्यूटिव। दूसरा पॉइंट ये है ये सिस एक्टिव है, सिस एक्टिव। थर्ड क्या है कि सिस एक्टिंग है और इंड्यूसिबल भी नहीं है, चूंकि क्या करेंगे यहाँ ये रिप्रेसर
कोई किसी भी तरह का रिप्रेसर इस पर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इंडक्शन क्या कराएगा, तो इंड्यूसिबल ये नहीं है। दूसरा चीज ये जो है ये डोमिनेंट है, यानी कि पहले जैसा फिनोटाइप था ये बाद में मीरोजाइगोट बनने पर भी फिनोटाइप चेंज नहीं हुआ, यानी कि वो म्यूटेशन उसी म्यूटेशन का फिनोटाइप प्रिवेल किया, यानी कि पहले कंस्टिट्यूटिव वाला जो फिनोटाइप था मीरोजाइगोट बनने के बाद भी फिनोटाइप में चेंज नहीं आया, तो वैसा म्यूटेशन को हम लोग डोमिनेंट म्यूटेशन कहते हैं, कि यानी कि ये म्यूटेशन क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट म्यूटेशन, डोमिनेंट म्यूटेशन। तीसरा जो म्यूटेशन है, तीसरा म्यूटेशन लैक आई डोमिनेंट निगेटिव के बारे में है, लैक आई डोमिनेंट निगेटिव के बारे में है। इसको हम लोग ये लैक आई माइनस डी, लैक आई माइनस डोमिनेंट निगेटिव, ये क्या चीज है, ये भी रिप्रेसर प्रोटीन से ही जुड़ा हुआ है। यहां हम देखते हैं कि ये मान लीजिए जो ओरिजिनल बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन डोमिनेंट निगेटिव म्यूटेशन है, इसमें म्यूटेशन है, बट दिस इज वाइल्ड टाइप और नॉर्मल टाइप प्रोड्यूसिंग नॉर्मल रिप्रेसर। तो सेकंड स्ट्रैंड है वो नॉर्मल रिप्रेसर बना रहा है। अब नॉर्मल रिप्रेसर बना रहा है, एक चीज हम ये जानते हैं कि रिप्रेसर जो होता है वो टेट्रामर के फॉर्म में रहता है तभी एक्टिव होता है। तो टेट्रामर ये रिप्रेसर मोनोमर बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, आगे चलकर ये टेट्रामर बनता है, टेट्रामर बनता है। तो टेट्रामर बनता है, ये लैक रिप्रेसर भी बना रहा है, ये नॉर्मल वाला बना रहा है, ये जो सॉलिड डॉट देखते हैं ये नॉर्मल वाला बना रहा है, जबकि ये तो ये भी टेट्रामर बना सकता है, ये भी अपना टेट्रामर बनाएगा, ये भी अपना टेट्रामर बना सकता है, ये भी टेट्रामर बना सकता है। लेकिन एक डिफेक्टिव टेट्रामर भी आ रहा है, नहीं डिफेक्टिव मोनोमर भी आ रहा है, सॉरी डिफेक्टिव मोनोमर भी आ रहा है, और ये डिफेक्टिव मोनोमर भी आ रहा है, डिफेक्टिव मोनोमर रिप्रेसर इधर से आ रहा है, यहां से नॉर्मल वाला आ रहा है। देयर इज ए रैंडम एसोसिएशन बिटवीन दीज मोनोमर टू प्रोड्यूस टेट्रामर। सपोज कि ये 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट में एक भी यूनिट, एक या एक से ज्यादा यूनिट यदि ये मान लीजिए ये नॉर्मल वाला है और ये क्या है, डिफेक्टिव वाला है, एक भी यूनिट, ये माइनस है, डिफेक्टिव है इसलिए माइनस लिखते हैं हम, ये माइनस वाला है, एक भी डिफेक्टिव यूनिट है, इस 4 में से एक भी डिफेक्टिव यूनिट यदि है तो इसको क्या करेगा, इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, यानी कि इसमें 3 देख रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये जो है नॉर्मल है, जीन नॉर्मल है और ये म्यूटेंट है, तो इसमें एक कॉपी गड़बड़ है, एक कॉपी गड़बड़ है, तो 3 नॉर्मल है, एक कॉपी खराब है, एक या एक से ज्यादा यदि है इसमें म्यूटेशन वाला, तो उस स्थिति में द रिप्रेसर विल बी स्पॉइल्ड, रिप्रेसर खराब हो जाता है, और ये रिप्रेसर नाउ इट कैन नॉट बाइंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। तो जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है तो ये वाली स्थिति आ जाती है, ये वाली स्थिति आ जाती है जिसमें रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है। तो ये क्या देता है, ये इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इसमें जो फिनोटाइप होता है वो लैक आई माइनस टाइप फिनोटाइप होता है, ये इस टाइप का फिनोटाइप होता है। तो ये किस तरह का फिनोटाइप देता है, ये फिनोटाइप देता है, ये फिनोटाइप कैसा देता है, ये
फिनोटाइप देता है, लैक आई माइनस टाइप फिनोटाइप, यानी इसका वाला फिनोटाइप देता है। दूसरा ये डोमिनेंट है, यानी कि पहले भी गड़बड़ था, रिप्रेसर तो बाइंड नहीं कर पाता था, अब इसके साथ नॉर्मल डाले हैं तो ऊपर भी बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो ये जो फिनोटाइप है लैक आई फिनोटाइप है और डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, ट्रांस एक्टिंग है, ट्रांस एक्टिंग है, ठीक है ना, ट्रांस एक्टिंग है, डोमिनेंट है, ट्रांस एक्टिंग है। तो ये सारा फीचर है किसका, इसका डोमिनेंट निगेटिव म्यूटेशन का। तो हम लोगों ने 3 को डिस्कस कर लिया है, अब 2 म्यूटेशन और बच गया है, 2 म्यूटेशन और बच गया है। इसको समझने के लिए ये तीसरा है, चौथा टाइप का जो म्यूटेशन है, चौथा जो म्यूटेशन है वो है लैक आईएस, लैक आईएस, यानी कि ये जो इंड्यूसर से इसमें इस म्यूटेशन में क्या होता है कि नॉर्मल रिप्रेसर के 2 डोमेन होते हैं, इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन होते हैं और एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो ऑपरेटर से बाइंड करता है, एक इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन। इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन ये एलोस्टेरिक साइट पर रहता है, यानी कि कहीं और ही रहता है, दूसरे जगह पर। और इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन में यदि इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन में हम चेंज करा दें तो इंड्यूसर ही बाइंड नहीं कर पाएगा, इंड्यूसर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो वैसा म्यूटेशन क्या होता है कि रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर से बंधा रहेगा, इंड्यूसर उसको हटा नहीं पाएगा, इंड्यूसर उसको हटा नहीं पाएगा, क्योंकि इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन जो है रिप्रेसर का वो म्यूटेटेड हो गया है, डिसफंक्शनल हो गया है। तो वैसे म्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन, अनइंड्यूसिबल। तो ध्यान में रहे कि इस तरह का म्यूटेशन क्या होता है, अनइंड्यूसिबल होता है, यानी कि इसमें रिप्रेसर is not responding the presence of inducer, that is allolactose or isopropyl thioglycoside। तो ये अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन है। दूसरा है लैक ऑपेरॉन के प्रमोटर का, यानी कि इसका म्यूटेशन, लैक ऑपेरॉन के प्रमोटर का ये वाला प्रमोटर, रेगुलेटरी जीन का नहीं, स्ट्रक्चरल जीन का जो प्रमोटर है। तो प्रमोटर में ही जब हम म्यूटेशन कर देंगे तो प्रमोटर का जो म्यूटेशन होगा वो म्यूटेशन कैसा होगा, रिसेसिव नहीं, वो डोमिनेंट होगा। द म्यूटेशन इन द प्रमोटर रीजन, म्यूटेशन जो प्रमोटर रीजन में होगा ये ये फिफ्थ टाइप है लैक पी जीन, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर में मैंने म्यूटेशन करा दिया। तो ये जो प्रमोटर जीन का म्यूटेशन है, फिफ्थ टाइप ऑफ म्यूटेशन, व्हाट विल द फिनोटाइप ऑफ दिस हो जाता है, ये रिसेसिव टाइप का म्यूटेशन, रिसेसिव म्यूटेशन, रिसेसिव है, सिस एक्टिंग है, सिस एक्टिंग है, रिसेसिव, सिस एक्टिंग एंड अनइंड्यूसिबल, यानी कि इंड्यूस क्या है ये, अनइंड्यूसिबल, रिसेसिव, सिस एक्टिंग एंड अनइंड्यूसिबल, तो इस तरह से अलग अलग तरह के म्यूटेशन
को हमने देखा है हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होता है, और जब ये मीरो डिप्लॉइड होता है तो उसके फिनोटाइप में किस तरह का चेंज आता है। आई थिंक कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। म्यूटेशन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको कर पाएंगे, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यू विल गेट न्यू थिंग्स ईच एंड एवरी डे, एंड like, subscribe and press the bell icon. Okay, thank you.